नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपी में नए शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। ये जल्द ही यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट का सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस देखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा आप उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है, उसका सिलेबस आपको पहले ही कवर कर लेना है पूरा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट का सिलेबस देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहले हम यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। यूपी टीटी अर्थात टेट की परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव होंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे सभी ऑब्जेक्टिव होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप चाहें तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो सही प्रश्न हैं उनके नंबर कटेंगे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये जो यूपी टेट की परीक्षा होती है ये 2 लेवल पर आयोजित की जाती है। एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र और एक होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 पास करना होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप जूनियर स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका टेट का जो सेकंड लेवल है उसको पास करना होगा। जो व्यक्ति 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें दोनों पेपरों में शामिल होना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको 1 से 5 और 6 से 8 दोनों स्कूलों में शिक्षक बनना है तो आपको दोनों पेपर पास करने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। तो ये था यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न। आइए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है विकास और शिक्षण, जिसे हम सीडीपी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस विषय से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे आपको 30 नंबर मिलेंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा होता है मैथ। मैथ से भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन, ईवीएस। इससे भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है भाषा फर्स्ट। यहाँ पे भाषा फर्स्ट में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, सामान्य हिंदी। यहाँ से भी आपके 30 प्रश्न आएंगे। और भाषा सेकंड में आप चाहें तो उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये आपको चुनने के लिए आज़ादी होती है। आप चाहें तो कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम योग देखें तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 150। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आइए अब हम एक एक विषय को डिटेल में समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम ईवीएस का सिलेबस देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन। जैसे पहला टॉपिक होगा इसमें आपका परिवार एवं मित्र, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भोजन में जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में जैसे आपको मानव रोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निवास स्थान, पेड़ पौधे जैसे कि सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ये आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। हमारा पर्यावरण, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पानी, ये भी एक इन्वायरमेंट का टॉपिक है, को हम जलमंडल भी बोल सकते हैं। यातायात और संचार के बारे में आपको पढ़ना है। खेल और खेल भावना, ये आपका ईवीएस का सिलेबस था। आइए हम अपना अगला सब्जेक्ट देखते हैं, बाल विकास, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आपको जो पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है विकास की अवस्थाएं, जिसमें आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। सबकी विशेषताएं पढ़ना है। वहाँ से कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। विकास के सिद्धांत, अभी मैंने बताया ना आपको कि विकास के सिद्धांत आपको पढ़ना है। विकास के आयाम, विकास के प्रभावी कारक, कि एक बालक के विकास में कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, और आपको विशेष संदर्भ में परिवार और विद्यालय को पढ़ना है। और वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है एक बालक के विकास में। आगे देखते हैं हम। अगर हम अधिगम और प्रेरणा की बात करें तो इसमें आपको अधिगम का अर्थ और अवधारणा एवं इसकी प्रक्रिया को पढ़ना है।
अधिगम के प्रभावी कारक पढ़ने होंगे, अधिगम के सिद्धांत और उनका महत्व पढ़ना पड़ेगा, बालक कैसे सीखते और सोचते हैं, ये भी आपके सीडीपी का एक टॉपिक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीडीपी से। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक आपको पढ़ना है। भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ आपको होनी चाहिए। व्यक्तित्व में आपको अवधारणा एवं प्रकार पढ़ना है कि व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है और कितने प्रकार के व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी होती है। व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक एवं इनका मापन आपको पढ़ना है। बुद्धि में आपको इनके सिद्धांत और इसका मापन पढ़ना है। इनके मापन का एक सूत्र होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि के मापन का सूत्र क्या होता है। बहुआयामी बुद्धि भी आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन को देखें तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पिछड़े, मानसिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, वंचित और विशेष रूप से बाधित, ये सभी आपके बच्चों के प्रकार होते हैं। कोई बच्चा होगा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, किसी के अंदर क्रिएटिव पावर होती है, सृजनात्मक होता है, विशेष रूप से कुछ बच्चे बाधित होते हैं। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये सभी आपके सिलेबस में शामिल हैं। अधिगम, निर्योग्यता एवं कठिनाई, ये भी आपका सीडीपी का टॉपिक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, विशेष संदर्भ में आपको एनसीपी 2005 पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीतियां और विधियां आपको पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार 2009 और उसमें शिक्षकों की क्या भूमिका होती है और उनके क्या दायित्व होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी आपको पढ़ना है। मैथ का सिलेबस देखते हैं। इसमें आपका संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग आपको पढ़ना है। एकीक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। उसके बाद ज्यामिति में आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त। धन में आपको जैसे रुपया और पैसा, ये आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा, इससे पर आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे। मापन में समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमिति या परिमाप में त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। कैलेंडर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये रीजनिंग का भी टॉपिक होता है। आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग पढ़ना पड़ेगा। रेलवे या बस समय सारणी, यहाँ से मैथ में क्वेश्चन बनते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। अब हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अपठित गद्यांश। उसके बाद वर्ण विचार से प्रश्न आएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तद्भव तत्सम, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद आपका सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण, क्रिया और ये काल। इतने सारे हिंदी के टॉपिक हैं। और भी हम देख लेते हैं। विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्य विचार, अशुद्धि शोधन जिसको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार और वाक्य रचना, ये आपके हिंदी के टॉपिक्स हैं। हिंदी पेडागोजी में अगर हम देखें तो वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपाय, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें ये सभी शामिल होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये आपका हिंदी पेडागोजी का सिलेबस। अगर हमने आपको शुरू में बताया था कि भाषा सेकंड में आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। तो अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसका सिलेबस भी हम देख लेते हैं। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज होगा। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, अनुवाद आपको संस्कृत का पढ़ना पड़ेगा। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ते हैं, वैसे आपको संस्कृत की वोकैबुलरी भी पढ़नी पड़ेगी। ये ज़्यादा टफ नहीं आता, आपको रटना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। शरीर के प्रमुख अंगों के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग, जैसे आप इंग्लिश में पार्ट ऑफ बॉडी नेम याद करते हैं, वैसे आपको संस्कृत में याद करना पड़ेगा। सर्वनाम, क्रिया और संधि, ये आपके संस्कृत के टॉपिक हैं। उसमें आपको संस्कृत के अंकों का ज्ञान होना चाहिए। लिंग, स्वर, स्वर प्रकार, प्रतिस्थापन, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वर और अनुनासिक व्यंजन, कवियों और लेखकों की रचनाएं, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके संस्कृत के टॉपिक थे। अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो इंग्लिश में क्या सिलेबस है, आइए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा। उसके बाद 10 सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, ये भी आपको पता होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 8 प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और आपको टेंस तीनों पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आर्टिकल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस थे। तो दोस्तों ये था यूपी टेट का कंप्लीट लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस। आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आप अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आपका यूपी टेट जरूर क्वालिफाई होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।